नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास के अवधारणात्मक अध्ययन के लिए हमारी श्रृंखला का आज का वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का अध्ययन करेंगे। तो समाज कैसा था, समाज में विभाजन था कि नहीं था, अगर विभाजन था तो उसके क्या प्रमाण मिले हैं, वहाँ के लोगों का खान पान जो कि हम इसके पहले के अध्याय में देख चुके हैं। यहाँ हम देखेंगे कि वहाँ के लोगों का वस्त्र और आभूषण का पैटर्न था वो क्या था और उनके मनोरंजन के साधन क्या थे। तो देखिए, सबसे पहले वर्ग विभाजन। समाज में वर्ग विभाजन था कि नहीं, तो और अगर था तो इसके क्या प्रमाण है। तो देखिए, विद्वानों ने जो मिले हुए प्रमाण है उसके आधार पर ये बताया कि यहाँ पे जो समाज है वो 4 भागों में विभाजित था। पुरोहित या विद्वान वर्ग था, उसके बाद योद्धा वर्ग था, उसके बाद व्यापारी वर्ग था, उसके बाद श्रमिक या शिल्पकार का वर्ग था। तो इसके संबंध में जो प्रमाण मिलते हैं, सबसे पहले आवास के आकार में भिन्नता और शवाधान में भिन्नता। तो आवास जो मिले हैं वो कई प्रकार के आवास हैं। सिंगल रूम भी मिले हुए हैं जिसमें कोई भी फैकल्टी नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो विद्वान ये मानते हैं कि ये श्रमिकों के आवास रहे होंगे जिनको कि किसी भी उद्योग या निर्माण इकाई में कार्य कराया जाता था। इसके अलावा कुछ ऐसे आवास मिले हैं जो 2 या 3 या 4 कमरों के भी आवास होते थे, जिसमें कि स्नानागार, रसोई और कुआं और कई आवास जो हैं वो 2 मंजिला भी होते थे। तो ये माना गया है कि ये जो है ये महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे जो कि श्रमिक नहीं होते थे। इसके बाद जो वहाँ से धार्मिक प्रमाण मिले हैं, धार्मिक प्रमाण मतलब जो धर्म एक है, धर्म जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बहुत सी मोहरें जो हैं वो केवल धार्मिक आधार पे ही बनाई गई हैं और इसके साथ में एक पुजारी का सिर मिला हुआ है। तो उससे धर्म से जुड़ा हुआ पुजारी वर्ग या विद्वान वर्ग की उपस्थिति की हम कल्पना कर सकते हैं। इसके साथ में ही शस्त्र प्राप्त हुए हैं और विभिन्न वस्तुओं के बने हुए शस्त्र, जो अधिकतर जो शस्त्र मिले हैं वो तांबे के औजार हैं, जिसमें कुल्हाड़ियाँ हैं, तलवारें हैं, चाकू हैं, बर्छे हैं, भाले हैं। और इससे मालूम चलता है कि वहाँ पे योद्धा वर्ग की उपस्थिति थी। फिर व्यापार उन्नत अवस्था में था, तो व्यापारी वर्ग तो था ही और वो काफ़ी डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, क्योंकि सभ्यता का जो नगरीय स्वरूप है वो टोटली केवल व्यापार के आधार पर विकसित हुआ था। और निर्माण इकाइयाँ हैं तो उससे श्रमिक वर्ग की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है, जो कि शिल्पकार भी थे और कृषक भी थे। तो शहरों में जो श्रमिक वर्ग था वो शिल्पकार था और ग्राम में जो श्रमिक वर्ग था वो कृषक था। इसके बाद समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोस्पेक्ट है वो है समाज में किसकी सत्ता थी या परिवार में किसकी सत्ता थी। तो मातृ देवी की बहुसंख्यक मृण मूर्तियों से निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो समाज थे वो या जो परिवार थे वो मातृ सत्तात्मक होते थे, महिलाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। इसके पश्चात वस्त्र और आभूषण की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्रों का वो प्रयोग करते थे। सूती वस्त्रों को कपास से बनाया जाता था। हालांकि बुने हुए वस्त्रों के प्रमाण नहीं मिले हैं, मुद्राओं में अंकन मिले हैं या कुछ पात्र में वस्त्र के टुकड़े मिले हैं, लेकिन सुई और तकुली जो कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं उनके अवशेष मिलने से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वो वस्त्र बनाना जानते थे। और ऊन देने वाले पशु जैसे भेड़ और बकरी के प्रमाण मिले हैं, तो वो ऊन से भी वस्त्रों का निर्माण करते रहे होंगे। फिर वस्त्रों के प्रकार जो होते थे, तो अलंकृत वस्त्रों का प्रयोग महत्वपूर्ण व्यक्ति करते थे, जो कि पुजारी के सिर से हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा महिलाएं जो हैं वो धोती ऊपर बांधती थीं और जो अधोवस्त्र होता था उनका घुटने तक का होता था। फिर वस्त्र के पश्चात केश विन्यास है, तो केश विन्यास को लेके वो बहुत अलर्ट थे। जैसे उस्तरे का प्रमाण मिला है और साथ में जो पुजारी का सिर है उसमें जो मूछें हैं उसको साफ़ किया गया, मतलब वो लोग क्लीन शेव भी रहते थे। फिर अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग आकार की कंघियाँ मिली हैं, तो ये महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि वो लोग कंघियों का प्रयोग करते थे। कंघियाँ सेलखड़ी से भी और हाथी दांत से भी बनाई गई हैं। तो जो धनी व्यक्ति होते थे वो बहुमूल्य वस्तुओं की कंघियों का प्रयोग करते थे। फिर आभूषणों में देखिए, आभूषणों के प्रकार में कंठाहार है, कर्णफूल है, हंसली है, कड़ा है, अंगूठी, करदनी है, और ये सोना, चांदी और अलग महत्वपूर्ण वस्तुओं से बनाए जाते थे। फिर श्रृंगार में चनु दड़ों से लिपस्टिक, दर्पण, सलाइयाँ, दर्पण और सलाइयों के प्रमाण काफ़ी स्थानों से मिले हैं। और चनु दड़ों से जो है लिपस्टिक और शैम्पू, जिसको हम वर्तमान में शैम्पू बोलते हैं, इस तरह के प्रमाण भी पाए गए। मतलब ये जो उनका वस्त्र विन्यास और आभूषण है ये काफ़ी उन्नत था। फिर आमोद प्रमोद के साधन में देखिए, पासा,
पासे, अलग अलग आकार के पासे मिले हैं जो वर्तमान में शतरंज या चौपड़ के पासे के समान हम मान सकते हैं। फिर शिकार इनका मनोरंजन का एक प्रमुख साधन था। शिकार में मछली मारना एक साधन होता था और इसमें ये तांबे के कांटे का प्रयोग करते थे। फिर हिरन, चिंकारा, कछुए आदि का भी ये शिकार करते थे। फिर शतरंज के अलग अलग आकार की गोटियाँ मिली हैं और शतरंज के पड़ले भी मिले हैं। तो शतरंज इनके मनोरंजन का प्रमुख साधन था। पशु युद्ध, मुद्राओं में अंकन है, पशुओं को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया है। मुर्गे और दूसरे जो पशु होते थे उनके युद्ध से भी अपना मनोरंजन करते थे। नृत्य और संगीत इनके मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन था। अब इसको कैसे प्रमाणित करते हैं तो देखिए, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, जो कि नृत्य मुद्रा में है। तो मतलब ये है कि उनके जीवन में नृत्य का स्थान रहा होगा। और संगीत के लिए देखिए, संगीत के लिए कोई विशेष प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन जो सैंधव लिपि है उसके जो 2 वर्ण हैं वो उनकी जो आकृति है वो वीणा और सारंगी के जैसी प्रतीत होती है। तो विद्वान ये मानते हैं कि वो संगीत से परिचित रहे होंगे। तो ये उनके सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। हमारा अगला जो बिंदु है वो बिंदु जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन से। तो सबसे पहला देखिए, वहाँ पे केंद्रीय नियंत्रण था कि नहीं था। तो केंद्रीय नियंत्रण बिल्कुल था, क्योंकि सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, जो सभ्यता का नगरीय स्वरूप है और व्यापार वाणिज्य में जो प्रगति हुई है, उसको बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के संभव नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही नगर विन्यास में जो नगरों का निर्माण हुआ है, जो नालियों का निर्माण हुआ है, जो सफाई व्यवस्था थी, ये भी बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के संभव नहीं है। इसके साथ ही मोहरों के आकार में समानता, बांटों के आकार में समानता और ईंट के निर्माण, ईंट का जो है सारे पूरे सैंधव नगरों से जो ईंट प्राप्त हुई है उसकी जो मतलब इकाई थी, उसका जो अनुपात था वो सभी जगह एक सा पाया गया है। तो ये सब जो विशेषताएं हैं सभ्यता की वो ये प्रदर्शित करती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक नियंत्रण था जो सभी चीज़ों को नियंत्रित करता था और कोई ना कोई ऐसा प्रशासन था जो उन सब चीज़ों को नियंत्रण करता था। लेकिन अब ये कौन था, यहाँ पे एक विचारणीय बिंदु है। इसके बारे में विद्वानों की अलग अलग मान्यता है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि पुरोहित वर्ग जो था वो सभी चीज़ों को नियंत्रित करता था और सारे कार्य जो है इनके अधीनस्थों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन देखिए, धार्मिक प्रमाणों में कहीं भी मंदिर या किसी भी प्रकार की ऐसी इकाइयाँ नहीं मिली हैं जहाँ से धर्म के द्वारा शासन के संचालन की बात हम मान सकते हैं। फिर दूसरा ये बोला जाता है कि योद्धा वर्ग था जो कि शासन पर नियंत्रण करता है। लेकिन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार वाणिज्य वाले थे और युद्ध प्रिय नहीं थे, क्योंकि अस्त्र शस्त्र और जो हथियार हैं उनके अधिक प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इससे योद्धा वर्ग के उपस्थिति तो थी, लेकिन शासन पे अगर वो नियंत्रण करते तो योद्धा वर्ग जब शासन पे नियंत्रण करते हैं तो युद्ध अधिक होते हैं, तो विकास जो है कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। तो ये तथ्य को हम नहीं मान सकते। तीसरा है व्यापारी वर्ग। तो जहाँ तक जो भी प्रमाण मिले हैं उससे ये तो बात सत्यापित होती है कि व्यापारियों का सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और ये भी हो सकता है कि व्यापारियों का प्रशासन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो। तो या हम ये बोल सकते हैं कि व्यापारी शासन का संचालन करते थे या व्यापारियों के निर्देशन में ही शासक थे जो शासन का संचालन करते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा है कि जो सड़कों का निर्माण किया गया है, सड़कों और भवनों के निर्माण में ये ध्यान रखा गया है कि आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इसलिए जो भवन होते थे उसके जो द्वार और खिड़कियां जो हैं वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। तो सीधी बात है कि व्यापार के लिए विशेष सुविधाओं का वहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो जो वर्ग है तो इसके बारे में कुछ भी कहना एकदम उपयुक्त नहीं होगा। फिर शासन कैसे होता था, तो देखिए, जो नगरों का विभाजन है वो मुख्यतः ज़्यादातर स्थानों पर नगरों का विभाजन 2 तरह से था। एक निचला नगर था, एक दुर्ग था। दुर्ग जो है वो पूर्व दिशा में होता था और निचला नगर जो है वो पश्चिम दिशा में होता था। और जितने भी सार्वजनिक महत्व की चीज़ें हैं, जैसे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभागार, तो ये सभी जो है वो दुर्गों से प्राप्त हुआ है। तो ये हम बोल सकते हैं कि दुर्ग से शासन संचालित होता था। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण आवास है वो भी, बड़े आवास जो हैं वो भी दुर्गों से प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात धौलावीरा से मिले हुए प्रमाणों के आधार पर पिंगट महोदय कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ थीं, जिससे कि उत्तरी दक्षिणी भागों का शासन होता था और व्यापार में एक रूपता थी और एक केंद्रीय नियंत्रण यहाँ से होता था, जो कि पूरी सभ्यता के नगरों तक व्यापार और स्थापत्य और निर्माण में एक रूपता बनाई जाती थी।
नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों को। तो देखिए सबसे पहला इसमें पॉइंट ये है कि मंदिर, समाधि, पूजा स्थल ये किसी भी प्रकार का इनका अवशेष या प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, मंदिर, समाधि और पूजा स्थल का। तो ऐसे यूनिट या इकाइयों की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं जहाँ पे जो वर्तमान समय जैसे लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसके बहुत से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये बहुदेववाद भी थे। बहुदेववाद क्या होता है कि बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे और प्रकृति उपासक थे। प्रकृति उपासक मतलब देखिए मनुष्य के रूप में या किसी प्रतीक के रूप में ये आप उपासना करते थे। साथ में इनके जो उपास्य थे, मतलब जिनकी ये पूजा करते थे, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, इसमें आप देखेंगे जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो प्रकृति की शक्तियों को जब ये नहीं समझ पाते हैं लोग और उसके पीछे के रहस्यों को नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें दैवी तत्व ढूंढ के उसकी पूजा करने लगे। जैसे कालांतर में वैदिक काल में वरुण देव हैं, जल देव हैं, अग्निदेव हैं, तो उनके पीछे जब रहस्य जो जुड़े हुए हैं उनको व्यक्ति नहीं समझ पाता है तो उसको देव रूप में मान के पूजा करता है। तो ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें बहुदेववाद और प्रकृति उपासना जो है इनके धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग था। अब ये पशु उपासक थे तो पशुओं की पूजा करते थे। बहुत सी मुद्राओं में कुबड़ विहीन वृषभ का प्रमाण मिला है, फाख्ता पक्षी का भी प्रमाण मिला है। और ये जो प्रमाण मिले हैं ये धार्मिक प्रतीक चिन्हों के साथ मिले हैं, तो ये माना जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पशु हैं। इसके अलावा लोथल से कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं जिसमें नाग पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। इसके पश्चात वृक्षोपासना भी की जाती थी। वृक्षों को पवित्र माना जाता है। कुछ मोहरों में ऐसा अंकन मिला है कि पीपल के पेड़ से किसी भी या नीम के पेड़ से किसी प्रकार की आत्मा निकल रही है या उसमें प्रवेश कर रही है और लोग उसके लिए पशु बलि दे रहे हैं। तो ये माना गया है कि पीपल का पेड़ जो पवित्र था और उसमें आत्माओं का निवास होता था। इसके पश्चात जल उपासना का प्रमाण है, क्योंकि जल जो है वो पवित्र माना जाता था और जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है तो ये माना जाता था कि सार्वजनिक महत्व के दिवसों में सामूहिक स्नान किया जाता था। और या जहाँ पे यज्ञ वेदियाँ या हवन वेदियाँ प्राप्त हुई हैं जो कि लोथल और कालीबंगा में प्राप्त हुई, तो उसके पास छोटे छोटे कुएँ भी मिले हैं। तो इससे विद्वान ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस तरह से जो कर्मकांड होते थे उसके पहले जो व्यक्ति हैं वो स्नान करते थे। फिर सबसे महत्वपूर्ण उपासना पद्धति है जो मातृ देवी की उपासना है। तो मातृ देवी की उपासना क्यों होती है, इसके पीछे ये निष्कर्ष दिया जाता है कि चूँकि ये सभ्यता का जो मुख्य एक बड़ा आधार जो था वो कृषि थी, और कृषि में जो भूमि होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति की उपासना करने के लिए उनकी मातृ देवी के प्रतीक के रूप में मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और ये मिट्टी की मूर्ति जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और इसके पहले की जितनी भी नवपाषाणकालीन संस्कृति है उससे अंतिम चरणों में प्राप्त हुई है, जो कि सारी संस्कृतियाँ जो हैं वो कृषि पर आधारित थी। तो मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती थी, इसको पकाया जाता था, जिसको टेराकोटा फिंगरिंग्स कहा जाता है। और इन मूर्तियों में धुएं के अलंकरण मिले हैं और दीपक जलाने के प्रमाण मिले हैं, धुएं और तेल के अलंकर मिले हैं। तो वर्तमान समय में जैसे हम मूर्तियों की उपासना करते हैं धूप दीप से, वैसे ही पूजा पद्धति उस समय प्रचलित थी। फिर यज्ञ वेदियाँ मिली हैं हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और चन्हूदड़ो शहरों से केंद्रों से। वृत्ताकार और आयताकार यज्ञ वेदियाँ मिली हैं और इन यज्ञ वेदियों में गेहूँ, जौ और अनेक प्रकार के जो अनाज है उसके प्रमाण मिले हैं। जले हुए बालियाँ मिली हैं और साथ में पशुओं की अधजली हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इससे विद्वान ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वो बलि प्रथा भी उस समय प्रचलित थी और पशुओं की बलि देते थे। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमाण है उपासना या धार्मिक है वो आदि शिव या पशुपतिनाथ का है। जॉन मार्शल ने इसे आदि शिव कहा है। और मोहनजोदड़ो से और भी सभ्यता के अलग अलग स्थानों से मोहरों पर ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें व्यक्ति पद्म आसन में बैठा हुआ है ध्यान मुद्रा में, और उसके सिर पर तीन सींग वाला मुकुट है और साथ में चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन ये पशु उसके साथ में है। तो इसको जॉन मार्शल ने कहा कि हमारे जो शिव हैं ये उनका आद्य स्वरूप है। इसके साथ में ही तंत्र मंत्र, आत्मा और तावीज, ये सारी चीज़ें उनके धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग था। आत्माओं को वृक्षों से निकलते उन्होंने दिखाया है। और तावीज है तो मोहरों के रूप में और धातुओं के रूप में और सेलकड़ी की मुद्राओं के रूप में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र वाली कलाकृतियाँ प्राप्त हुई। तो ये विद्वान मानते हैं कि इनको तावीज़ों के रूप में पहना जाता था।
फिर लिंगोपासना और योनि उपासना के भी प्रमाण हैं। ये जनन शक्ति की प्रतीक के रूप में पूजे जाते थे। तो लिंग और योनि अलग अलग आकार में प्राप्त हुए हैं। कुछ ऐसे प्राप्त हुए हैं बड़े आकार के, इनको माना जाता है कि ये मूर्तियों के रूप में पूजे जाते थे, और छोटे छोटे आकार के प्राप्त हुए जिनमें कि छिद्र पाया गया है। तो ये माना जाता था कि लिंग और योनि की ये ताबीज के रूप में धारण करते थे। और कालांतर में भी कई शैव संप्रदाय जैसे जंगम जो धातु की लिंग धारण करते थे, तो ये उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो इसके अलावा लोथल से स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, तो इसकी तुलना सूर्योपासना से की जा सकती है। तो ये धार्मिक जीवन था उनका, धार्मिक जीवन काफ़ी संपन्न था, और धार्मिक उपासना और धार्मिक विश्वास का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पश्चात हम सिंधु लिपि के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिंधु लिपि जो है उसके 4 नाम हैं। भावचित्रात्मक लिपि थी, कीलाकार लिपि थी, इसको बूस्त्रे फेदेन भी कहा गया है, और क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पे प्रतीकों के द्वारा लेखन किया जाता था। तो अलग अलग शब्दों के द्वारा नहीं, बल्कि एक जो प्रतीक होता था वो एक पूरे शब्द को यहाँ पे प्रदर्शित करता था। और लिपि लिखी कैसे जाती थी? तो प्रारंभ होता था, जो पहली लाइन प्रारंभ होती थी वो दाएं से बाएं आती थी, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। तो इस तरह से लिपि के जो लाइन होती थी वो लिखी जाती थी। फिर जो लिपि के प्रमाण मिले हैं लगभग 400 वर्ण थे, और 2000 से ज़्यादा लिपि के प्रमाण मिले हैं, और सर्वाधिक प्रमाण जो मिले हैं वो मोहरों पे प्राप्त हुए हैं। लिपि के सर्वाधिक प्रमाण मोहरों पे मिले हैं, और जो सबसे ज़्यादा जो वर्ण मिले हैं वो धौलावीरा से प्राप्त स्कोर कार्ड से, इसको स्कोर कार्ड कहा गया है, इसमें लिपि के सबसे ज़्यादा वर्णों के प्रमाण मिलते हैं। तो ये लिपि अपठित रही है, अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है, क्योंकि इसके पीछे निष्कर्ष ये दिया जाता है कि किसी भी प्रकार का द्विभाषिक प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, किसी अन्य लिपि के साथ इसकी साम्यता स्थापित नहीं की जा सकी। अगर ऐसी साम्यता स्थापित हो जाए कि जहाँ वर्णों में कुछ साम्यता हो, या कोई द्विभाषिक अगर कहीं से प्रमाण मिलता है, तो उसके आधार पर सिंधु लिपि को पढ़ना संभव हो पाएगा। तो सिंधु लिपि जब तक पढ़ी नहीं जाती है तब तक इस सभ्यता के बारे में जो भी हमारे आकलन हैं वो केवल एक काल्पनिक ही माने जा सकते हैं, उसके लिए हम 100% श्योरिटी नहीं हो सकते हैं।